अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। एमसीक्यूज़ को किस तरह सॉल्व किया जाता है, उस पेपर को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है और आखिर आप लोगों के एमसीक्यूज़ में मार्क्स में डिडक्शन वगैरह क्यों होती है, तमाम तर प्रोसीजर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालाँकि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होगा दोबारा, तो 11th क्लास का भी फ़ायदा हो जाएगा। 12th क्लास के स्टूडेंट्स तो वैसे ही मैच्योर होते हैं, उनको आइडिया होता है कि पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। 11th क्लास के भी मैच्योर होते हैं, मगर कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में कहते हैं ना बरेड होते हैं और वहीं पे दफन होते हैं और सिर्फ उन लोगों को ही पता होता है। तो वो क्या हिसाब है, मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये होता है कि ये कंप्यूटराइज्ड चेक्ड होते हैं। लोग कहते थे पहले कि कंप्यूटर पे चेकिंग होती है जी, कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होती है तो मार्क्स बड़े कटते हैं, हर चीज़ कंप्यूटर स्कैन कर रहा होता है तो कोई चांस नहीं होता और तरीके से मार्क्स गेन करने का। तो सबसे पहले बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज्ड चेकिंग आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की होती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि वो बबल शीट पे आप लोगों को सॉल्व करना होता है और बबल शीट के हिसाब से ही आपको आगे फॉरवर्ड करना होता है। एग्जामिनर जो है उसको नहीं पता आपके एमसीक्यूज जो है वो फिक्टिशियस आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज का जो फॉर्मेट है वो फिक्टिशियस होता है, ऊपर नीचे होते हैं, लाइन वाइज सबको नहीं आते, ये तो सबको पता होगा। तो वो फिक्टिशियस चेकिंग जो है वो एग्जामिनर खुद नहीं कर सकता, वो फिर आपके कोड ऊपर जो लिखा होता है ना बार पे, वो उसको स्कैन करता है और आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जितना डाटा होता है ना, ये सारा आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स का, वो हैंडल्ड होता है और वो उसके उस कोड के साथ स्कैनिंग करके आप लोगों की फिक्टिशियस चेकिंग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर बाय हैंड ही चेक होता है और उसको एग्जामिनर ही चेक करता है और कोई चेक नहीं करता, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया। तो इस पे अब हमने क्या करना है, इसमें यही है कि आप लोगों को जो रिपीटेडली कहा जाता है ना कि बबल शीट केयरफुली फिल करें, आप लोग बबल्स को भी केयरफुली कलर करें, प्रॉपर तरीके से कलर करें। जो टिक कर देते हैं, जो हाफ कलर कर देते हैं, उनको लिटरली 0 मार्क्स मिलते हैं। और फिर कहते हैं कि भाई पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं 0 क्यों, ये इतने कम मार्क्स क्यों बन रहे हैं। एक्चुअली आपकी डिडक्शन हो गई होती है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर से प्रॉबेबली ज़्यादा। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि गौर से फिल करें, प्रॉपर कलर करें, ना सर्कल से बाहर करें ना सर्कल के अंदर कम करें, प्रॉपर सर्कल को कलर करें, फिल करें, टिक क्रॉस डॉट इस तरह का कुछ अटेम्प्ट ना करें, तो उसके पीछे ये रीजन है, ये एक राज है, ठीक है। ये सीक्रेट है बेसिकली और ये मार्क्स डिडक्शन की सबसे बड़ी रीजन है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। सेकेंडली, हर एमसीक्यू के मार्क्स होते हैं 1 मार्क, ठीक है। तो एक भी गलत हो जाए तो वो तो आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों का मार्क जो है वो कट जाता है, ठीक है। और कोड जो है वो आप लोगों ने केयरफुली सबमिट करना है। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर अलग से इसीलिए दिया जाता है, वरना अगर इतना आसान होता तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर जो दिया जाता है एमसीक्यूज वाला, वो आपको घर लेके जाने नहीं देता, वो उसी पे टिक वगैरह करवाते, वही सबमिट करते, वही उस ही मार्क्स देते, जैसे पहले वक्तों में होता था, ऐसे ही होता था। अब बबल शीट्स आप लोगों को इसीलिए दी जाती है कि उनके पीछे आपने कोड की सारी गेम होती है, कोड आपने केयरफुली करना है, रेफरेंस नंबर अपने क्वेश्चन पेपर में भी केयरफुली ऐड करना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर पे आपको मिलता है रेफरेंस नंबर, वो आपने अपनी मार्क जो कॉपी होती है, बुकलेट होती है, पेपर शीट होती है, उस पर आपने केयरफुली लिखना है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा ये लॉजिक होता है। सेकेंडली, एमसीक्यूज के हवाले से एक और बात भी बता दूं कि एमसीक्यूज का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके चैप्टर के बीच में आ जाते हैं, प्रोबेबली बहुत सारे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेवेंट लॉन्ग क्वेश्चंस दे देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। एमसीक्यूज का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है कि जो आपकी बुक के एंड पे, जो अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स भी दी जा रही हैं, आपको कोई एमसीक्यूज भी दिए जा रहे हैं, तो वो आपने केयरफुली करने हैं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बीच में से डाटा निकाले और वो उसमें से पेपर अलग से बनाए। प्रोबेबली वो यही करते हैं कि जो आपकी बुक के एंड पे होता है ना एमसीक्यूज वाला सेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन, वो उसी में से देते हैं ज़्यादातर। मतलब अगर आपका 100% बोलूँ तो 100% तो नहीं देंगे, ऑब्वियसली 20% वो उस कोटे में से देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं आपके चैप्टर के अंदर से, उसमें से देते हैं। मगर 80 to 70% एमसीक्यूज आप लोगों के चैप्टर के एंड में से ही आते हैं।
तो वो आप लोगों ने ध्यान से करना है, गौर से करना है। और 20 से 30% एमसीक्यूज आपके जो डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि उसमें से आ जाते हैं, या बुक के बीच में से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह इस तरह का पूछ लेते हैं। तो ये एक पॉइंट, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही है कि एमसीक्यूज को पहले पेंसिल से सॉल्व ना करें। हम लोग ये करते हैं कि पेंसिल से सॉल्व कर लेते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर मतलब सोच समझ के टिक नहीं करते, फिर उसी को रेज करते हैं। जब रेजर वाला मटेरियल एग्जामिनर देख लेता है, फिर पेंसिल्स वो अलाउ नहीं करते, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो भाई गलत है या यूँ सही नहीं है। पहले आप उसको केयरफुली रीड कर लें। अगर आप किसी आंसर में डाउटफुल हैं तो उसको छोड़ के नेक्स्ट करें, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और डाउटफुल है तो एंड पे किसी भी एमसीक्यू को ब्लैंक ना छोड़ें। बेशक गलत टिक कर दें मगर ब्लैंक ना छोड़ें। जब ब्लैंक जाता है ना तो फिर कंप्यूटराइज चेकिंग होती है तो बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। और जब चेक भी किया जाता है फिर वो कहते हैं ये तो ब्लैंक पेपर है, फिर उसमें एरर आने का ना, एक एरर आने का खदशा होता है कि शायद भाई कंप्यूटर तो किसी की नहीं ना सुनता, वो टीचर थोड़ी है, वो तो कंप्यूटराइज चेकिंग है। तो जब वो एरर आता है तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। आपको फिर होता है कि आगे आगे चेक हो पा रहा है या नहीं। तो इस एरर को वो करने के लिए ना, ख़त्म करने के लिए आपका काम बनता है कि आप कोई भी एमसीक्यू खाली ना छोड़ें, उसको टिक कर दें। अगर कोई डाउटफुल में है, डाउट है आपको, तो आप उसको बेशक सोच के थोड़ी देर बाद उसको टिक करें, मगर उसको टिक ज़रूर करें, वरना एरर लाज़मी आ जाता है। तो पेपर में एरर आता है तो इसका मतलब है फिर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का, अगर 20 मार्क्स का है ऑब्जेक्टिव पेपर, तो 20 के 20 मार्क्स आपके डाउट में गए। आपको फिर खदशा होगा कि पता नहीं पूरे आए कि नहीं आए, या फिर रीचेकिंग भी करने जाओ, फिर उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। मैं सच्ची बताऊँ, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका कोई एरर आता है, वो उसमें आप कुछ, वो टीचर्स भी कुछ नहीं करते। हाँ, अलबत्ता आप सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कि कोई क्वेश्चन मिस कर दिया या उसने चेक नहीं किया या उसने गलत मार्किंग की है, तो वो एक जिम्मेदारी। मगर जब एरर आ जाए फिर उसका प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है, बहुत खज्जल खुआरी होती है। तो ये आप लोगों ने चीज़ अपने दिमाग में रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आम बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे पेपर्स करें, और उम्मीद है कि जिनके पेपर्स हो गए उनका रिजल्ट अच्छा है, जिनके पेपर होने वाले हैं 11th क्लास के, उनके पेपर बहुत ज़बरदस्त जाएँ। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।